नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। शुरू करते हैं क्लियर कट। बिहार में पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है, यानी अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं बिहार में गठबंधन के गणित की तस्वीर साफ होने में। लेकिन एनडीए और महागठबंधन की पार्टियों में अंदर खाने पारा हाई हो रखा है। जब जनता में एकजुटता मैसेज देने का वक्त आ रहा है, तब सीट शेयरिंग की लड़ाई में मोर्चा एक तरफ बंद हो रहा है तो दूसरी तरफ खुल रहा है। बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग की पेंच में बीजेपी कहीं उलझती नहीं दिख रही है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत 101 सीटों पर लड़ रही बीजेपी पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। एनडीए और महागठबंधन के दूसरे दल जब सीट शेयरिंग के पेंच को सुलझा नहीं पा रहे हैं, वहां बीजेपी ने आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी और इस लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। इस लिस्ट में मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर का नाम भी है। उन्हें अलीनगर से टिकट दिया गया है। मैथिली को बीजेपी से टिकट मिलने की खबर पिछले कई दिनों से उड़ रही थी। वो मधुबनी की बेनीपट्टी सीट से टिकट चाहती थी, लेकिन यह चर्चा तब थम गई थी जब बेनीपट्टी से बीजेपी ने विनोद नारायण झा को टिकट दे दिया था। अब अलीनगर से मैथिली ठाकुर के नाम का ऐलान कर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। ये सामान्य वर्ग की सीट है। 2008 में परिसीमन के बाद यह सीट पहली बार अस्तित्व में आई थी और अलीनगर की सियासत में ब्राह्मण और यादव वोटरों के साथ साथ मुस्लिम वोटरों की किंग मेकर भूमिका रही है हमेशा से। और यही वजह है कि चाहे आरजेडी हो या फिर बीजेपी, दोनों पार्टियां इस वर्ग को साधने की पूरी कोशिश करती रही हैं। 2010 और 2015 में आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यहां जीत दर्ज की थी। 2020 में यह सीट वीआईपी पार्टी के खाते में चली गई थी। अब बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को अलीनगर से उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया, क्योंकि मैथिली ठाकुर बेहद चर्चित हैं और ब्राह्मण भी हैं और स्थानीय भी हैं, इसलिए उन्हें लगभग 80 से 90% ब्राह्मणों का मत मिलना तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ ओबीसी और दलित वोटों की अच्छी खासी संख्या उनके खाते में आ सकती है। क्योंकि मैथिली बेहद चर्चित हैं, इसलिए वो आस पड़ोस की सीट पर भी असर डाल सकती हैं और अन्य जातियों का वोट भी खींच सकती हैं। इसलिए अलीनगर सीट पर मैथिली ठाकुर बीजेपी की गारंटी साबित हो सकती हैं, यह माना जा रहा है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट, दूसरा चौंकाने वाला नाम पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का है। आनंद मिश्रा असम मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। उनकी पहचान एक सख्त और ईमानदार पुलिस अफसर के तौर पर रही है। असम में उन्होंने कई बार नक्सल और ड्रग्स विरोधी अभियानों में बड़ी कार्रवाई की थी, बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्हें बक्सर से टिकट बीजेपी ने दिया है। पुलिस की नौकरी छोड़कर आनंद मिश्रा राजनीति में उतरे। 2024 लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े, लेकिन हार गए। इसके बाद वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में चले गए थे, यानी कि उनसे जुड़ गए थे और इसी साल अगस्त में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और अब बक्सर सीट से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। बक्सर सीट ब्राह्मण बहुल सीट है। इस सीट पर कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर रहती है और ऐसे में आनंद मिश्रा के रूप में नया और प्रभावशाली चेहरा उतारकर बीजेपी ने यहां के जातीय समीकरण को साध लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस की राह बीजेपी के इस दाव से मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए की बड़ी विजय होगी। धन्यवाद। एनडीए की बड़ी विजय होगी। धन्यवाद। बीजेपी के नेता एनडीए की पार्टी में सीट शेयरिंग के सवाल पर ऑल इज वेल का दावा शुरू से कर रहे हैं, लेकिन नीतीश की पार्टी जेडीयू ने आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट निकाली तो इशारा मिल गया कि सीट शेयरिंग का पेच अभी उलझा हुआ है, सुलझा नहीं है। कैसे? जेडीयू की पहली लिस्ट में 57 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, लेकिन इसमें 4 सीटें ऐसी हैं जो सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को दी गई थी, लेकिन जेडीयू ने वहां से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, यानी कि अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जेडीयू ने सोनबरसा से रत्नेश सदा को टिकट दे दिया है, मोरवा से विद्यासागर निषाद को और एकमा से धूमल सिंह को टिकट दे दिया है, जबकि राजगीर से कौशल किशोर को उम्मीदवार बनाया है। इन चारों सीटों पर 2020 के चुनाव में जेडीयू ने ही जीत हासिल की थी, इसलिए जेडीयू ने इन सीटों पर अपनी दावेदारी छोड़ने के लिए जब लाख कोशिश भी की गई तो वो तैयार नहीं हुई। नीतीश कुमार का यह कदम चिराग पासवान के साथ चल रही नाराजगी का सीधा संकेत है। एनडीए खेमे में दिख रही यह सबसे ताजा दरार है। सवाल यह है कि जब सब कुछ फॉर्मूले के मुताबिक होना था तो जेडीयू ने यह कदम क्यों उठाया?
तो इसका जवाब एनडीए गठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले में भी दिखाई देता है, जिसमें कुल 243 सीटों में से बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर सीटों पर यानी कि 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद 29 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी और जीतन राम की पार्टी हम को 6 सीटें बंटवारे में दी गई। जीतन राम मांझी ने कल ही ऐलान कर दिया था कि चिराग पासवान के कोटे की 2 सीटों बोधगया और मखदुमपुर से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। गनीमत यह है कि इन दोनों सीटों पर दूसरे चरण में यानी कि 11 नवंबर को मतदान है, इसलिए मांझी के ऐलान के बाद भी बीजेपी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है अभी तक। लेकिन मांझी के ऐलान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी मोर्चा खोल दिया है। कुशवाहा की नाराजगी वैशाली की महुआ सीट को लेकर थी, जो सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की पार्टी के खाते में चली गई। सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट से अपने बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा को लड़ाना चाहते थे। यह सीट यादव मुस्लिम और कुशवाहा बहुल सीट है, इसलिए वो किसी भी हाल में इस सीट से अपनी दावेदारी नहीं छोड़ना चाहते हैं। बिहार बीजेपी के नेता उन्हें मनाकर हार गए, लेकिन कुशवाहा नहीं माने, उल्टे उन्होंने दिल्ली का रुख कर लिया। अमित शाह से शिकायत की, मुलाकात की। आज ये खबर जरूर आई कि अमित शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं। ये कह रहे हैं कि एनडीए में फूट नहीं है और सरकार एनडीए की ही बने। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने महुआ सीट पर दावेदारी छोड़ दी है, लेकिन इस सीट पर अब जेडीयू भी रुमाल रख रही है। आपको पता है ना कि वो सीट पर रुमाल रख देने की जो बात होती है, उसी तरीके से जेडीयू ने इस सीट पर रुमाल रख दी है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर जेडीयू कार्यकर्ताओं का धरना इसी बात को लेकर है। इस सीट से जेडीयू की आसमा परवीन दावा ठोक रही है। आसमा परवीन पिछली बार इस सीट से जेडीयू उम्मीदवार थी और आरजेडी के मुकेश रोशन से 12,000 वोटों से हारी थी सिर्फ। इसलिए सस्पेंस अभी भी बना हुआ है कि महुआ सीट पर एनडीए की तरफ से नामांकन कौन भरेगा। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर रामविलास के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। इसमें 14 उम्मीदवारों के नाम है, लेकिन इसमें महुआ सीट का जिक्र नहीं है। यानी कि चिराग ने जिस तरह इस सीट पर अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, उससे यह सवाल गहरा गया है किसके खाते में जाएगी यह सीट। वैशाली की महुआ सीट पर सबकी नजरें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि लालू के बागी बेटे तेज प्रताप के महुआ से ताल ठोकने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप को आज ही महुआ से नामांकन भरना था, लेकिन इस सीट पर एनडीए में मची खींचतान को देखते हुए उन्होंने अपना नामांकन 24 घंटे के लिए टाल दिया है। महुआ विधानसभा सीट पर यादव और मुस्लिम की आबादी करीब 35% है। मुस्लिम और यादव आरजेडी और लालू परिवार के लिए कोर वोटर माने जाते रहे हैं। ऐसे महुआ से यानी कि ऐसी सीट से तेज प्रताप के चुनाव में उतरने का मतलब इस सीट पर आरजेडी की मुश्किलें बढ़नी है। उसके बाद वोट बैंक में सेंध लगना है, क्योंकि 2015 में तेज प्रताप यादव इसी सीट से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में इस बार महुआ में कांटे की लड़ाई की जो तस्वीर बन रही है, वो एनडीए में जीत की उम्मीद जगा रही है। इसलिए इस सीट पर जेडीयू भी दावेदार ठोक रही है। उसे वो मुहावरा याद आ रहा है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में रोटी बंदर के हाथ लगती है। महुआ से तेज प्रताप के ताल ठोकने से इस पर जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा, उनसे बात करने की कोशिश की, तो प्रतिक्रिया उनसे जब मांगी गई, जब आज वो राघोपुर से अपना नामांकन भर रहे थे, तो तेजस्वी ने तेज प्रताप से जुड़े सवालों को अनसुना कर दिया। लेकिन आरजेडी सांसद और बड़ी बहन मीसा भारती ने कहा कि तेज प्रताप भी मेरे भाई हैं, मैं उसके लिए शुभकामनाएं देती हूं। को क्या कहेगा तेज प्रताप को? 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 को क्या कहेगा तेज प्रताप को?
तेजस्वी के नामांकन जुलूस में पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और बहन सांसद मीसा भारती मौजूद थी। ऐसे में घर के अंदर की फूट पर बोलने की जगह तेजस्वी ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनके 2 जगहों से चुनाव लड़ने की खबरें पिछले कई दिनों से सरगर्मी में थी, यानी कि लगातार इस पर बात हो रही थी कि वो 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। तेजस्वी ने आज उसे खारिज कर दिया और कहा कि राघोपुर से ही वो चुनाव लड़ेंगे और कहीं से वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। बहुत लोग हवा उड़ा रहे थे कि 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तेजस्वी तो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर एक सीट की बात आती है तो हम पहले से ही राघोपुर लड़ते आए हैं और केवल राघोपुर ही से हम चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वैशाली जिले का राघोपुर हाई प्रोफाइल सीट है। राघोपुर विधानसभा सीट पर विपक्षी खेमे के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव आरजेडी प्रत्याशी के रूप में लगातार तीसरी बार मैदान में उतरे हैं। वो 2005-2020 में यहां से चुनाव जीत चुके हैं। इसकी गिनती आरजेडी की सबसे सुरक्षित सीट के रूप में भी होती है। इसे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गढ़ कहा जाता है। लालू प्रसाद यादव 1995 और 2000 में यहां से चुनाव जीते हैं। वहीं राबड़ी देवी 2000 में उपचुनाव और 2 बार 2005 में चुनाव यहां से जीत चुकी हैं। केवल 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के सतीश यादव ने राबड़ी देवी को हरा दिया था। राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव की जीत की हैट्रिक को रोकने के लिए जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने चंचल सिंह को मैदान में उतारा है। 2025 में तेजस्वी आरजेडी के सबसे मजबूत गढ़ में नामांकन के साथ हर घर को सरकारी नौकरी का नारा दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि तेजस्वी के इस दावे का माखौल प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से लेकर बीजेपी तक उड़ा रही है। बिहार की पूरी आर्थिक गणित गिना रही है कि क्यों तेजस्वी का यह दावा फर्जी है, निराधार है, इम्पॉसिबल है। बिहार में हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का मतलब बिहार का कुल बजट से 3 गुना ज्यादा पैसे लगना, और वो पैसा तेजस्वी लगाएंगे कहां से? इसका जवाब उनके पास नहीं है। लेकिन तेजस्वी जानते हैं कि चुनावी दांव में रेबड़ियां काम करती हैं। रेबड़ियां बांटने की बात कर दो, रेबड़ियां मिले या ना मिले, वोट तो कम से कम मिल जाते। इसलिए वो हर घर को एक सरकारी नौकरी का नारा जोर शोर से लगा रहे हैं। जो संकल्प है, आपको भी पता है कि कोई ऐसा परिवार ना बचे, यानी हर एक परिवार के पास एक सरकारी नौकरी हो। बेरोजगारी को जड़ से हमको मिटाना है, बिहार को आगे ले जाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार हमें चाहिए। हमें केवल सरकार ही नहीं बनाना, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। आरजेडी के नेता राघोपुर से तेजस्वी की जीत के साथ बिहार में इस बार सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का पेंच इस दावे पर सवाल उठा रहा है। आरजेडी खुद 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, जबकि सबसे बड़ा पेंच कांग्रेस की सीटों को लेकर फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 65 सीटों की मांग पर अड़ गई है, जबकि आरजेडी 58 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। तेजस्वी ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 16 की जगह 18 सीटें देकर डील डन कर ली। इससे भी कांग्रेस खेमे में बेचैनी है। हालांकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग का मुद्दा 1 दिन के अंदर सुलझ जाएगा, लेकिन इन दावों के बीच बीजेपी महागठबंधन को घेर रही है। दावा कर रही है कि इस बार बिहार में एनडीए चुनावी जीत का रिकॉर्ड तोड़ देगी। सुनिए क्या कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जिन्होंने आज लखीसराय से अपना नामांकन दाखिल किया। बिहार को जिसने बर्बाद किया, पलायन के लिए विवश किया, वो लोग जो जंगल राज के पाठशाला से पढ़ के आए हैं, अब बिहारी स्वीकार नहीं करेगा। 2010 में कोई माई और बाप समीकरण काम नहीं आया। 2010 में 2/3 से ऊपर बहुमत एनडीए गठबंधन को आया, वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। विजय सिन्हा बीजेपी के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो पिछले 3 विधानसभा चुनाव से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। लखीसराय में उनके नामांकन में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को उतारा गया, शक्ति प्रदर्शन किया गया बीजेपी की तरफ से। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तक इसमें मौजूद रहे। बिहार चुनाव में भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव की पत्नी को आरजेडी टिकट दे सकती है, इस बात की भी खबरें उड़ रही हैं। खेसारी ने इस पर मुहर भी लगाई है, लेकिन यह कहा अभी उनकी पत्नी तैयार नहीं हुई है, वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं चाहता हूं कि वो लड़े, बट उनका थोड़ा सा मनाना मेरे लिए बड़ा कठिन काम हो गया है। अगर वो मान जाएं तो शायद मैं नामांकन कर लूँगा, अगर नहीं मानी तो सिर्फ प्रचार करूँगा, प्रचार करके भैया को कोशिश करूँगा कि जिताऊं। क्लियर कट में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का नक्शा बदलने के लिए इस बार अफगानियों ने क्या प्लान तैयार किया है, क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर घुसकर। अफगानिस्तान को लैंड ऑफ पोमेग्रेनेट्स यानी कि अनारों का देश कहा जाता है। वहीं अनार जिसे खाइए तो अनार से दानों से निकला रस मुंह लाल कर देता है, देखकर लगता है मानो खून मुंह को लग गया हो। यह बात इन दिनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के हालात पर सटीक बैठती है। डुरंड लाइन पर कुछ घंटे की शांति के बाद फिर से खूनी टकराव शुरू हो गया, या यूं समझिए कि पाकिस्तान पर तालिबान के कब्जे की शुरुआत हो गई। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पर विस्तार से आज आपको हम जानकारी देने वाले हैं। लेकिन पहले पाकिस्तान पर बरसते बारूदों को एक बार देख लीजिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर विस्फोटक हालात हैं। तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। आप देख रहे हैं भीषण जंग हो रही है। 2 दिन तक हथियार और गोला बारूद जमा करने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान के सिर पर फिर से बारूद बरसाना शुरू कर दिया, वो भी इस कदर जिसे जिन्ना के मुल्क की नस्लें कभी भूल नहीं पाएंगी। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की फौज डुरंड लाइन पर मौजूद थी, लेकिन अब उसको पार कर चुकी है। पाकिस्तान की सीमा में काफी अंदर तक अफगानिस्तान की फौज दाखिल हो चुकी है। अफगान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान में कई जगह बड़े हमले किए हैं। हमला इतना जोरदार था कि पाकिस्तान के वर्दी वाले कायर अपनी चौकियां छोड़कर जान बचाकर भागते हुए नजर आए। जिन पर तालिबान ने कब्जा कर लिया चौकियों पर, वहां से अब पाकिस्तान का कब्जा खत्म हो गया है। तालिबान के हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी बात कही जा रही है। बाकी का किस्सा पाकिस्तानियों से हम सुन सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं, कोस रहे हैं अपनी ही सेना को, अपने ही नेता को, अपने ही देश को। पड़ोस के आतंकी मुल्क में ऐसा ही कोहराम है। लाहौर हो, इस्लामाबाद के चौक चौराहों से लेकर कराची तक के स्टूडियोज में ही ऐसी बहस हो रही है। बहस यह है कि तालिबान अगर इस्लामाबाद तक पहुंच गया तो क्या होगा? क्या इस्लामाबाद पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा? पड़ोस के आतंकी मुल्क में यह बहस इसलिए हो रही है क्योंकि अफगानियों से इस बार डुरंड लाइन ही नहीं, अफगानी जो लड़ाके हैं उन्होंने डुरंड लाइन ही नहीं, पाकिस्तानी सरहद में घुसकर हमले किए हैं। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग की शुरुआत 9 अक्टूबर को ही हो गई, जो पाकिस्तान ने काबुल समेत 3 शहरों में एयर स्ट्राइक की। 11 अक्टूबर को तालिबान ने बदले की शुरुआत की। पाकिस्तान के 58 सैनिक मार गिराए। पाकिस्तान की कई चौकियों पर भी कब्जा कर लिया। हालात बेकाबू होते हुए देख सऊदी अरब और कतर ने सुलह की कोशिश की, बीच बचाव की कोशिश की, जिसके बाद बॉर्डर पर 2 दिन तक तो शांति रही, लेकिन अब जबरदस्त जंग के हालात नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि तालिबान ने जिन्ना के मुल्क का वजूद मिटाने का प्रण ले लिया। तालिबान ने अटक तक कूच करने का ऐलान कर दिया। इसकी वजह भी है, आतंकी मुल्क पाकिस्तान की ही करतूत है ये सब। तालिबान प्रवक्ता मौलवी जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया है कि आज सुबह पाकिस्तान ने फिर अफगानिस्तान में घुसने की गुस्ताखी की और पाकिस्तानी सेना ने कंधार के स्पिन बोल्डर इलाके में हमला कर दिया। इस हमले में 15 आम अफगानी लोग मारे गए, जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। अफगानिस्तान पहले ही पाकिस्तानियों को चेतावनी दे चुका था कि दोबारा ऐसी हिमाकत मत करना, लेकिन जिन्ना के आतंकी मुल्क को जुबानी भाषा समझ में कहां आती, लिहाजा तालिबान ने उसी भाषा में जवाब दिया जिसे पाकिस्तानी बखूबी समझते हैं, यानी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान के कायराना हमले के बाद अफगान फौज ने मुनीर के प्यादों पर फिर से बारूद बरसाना शुरू कर दिया है। बारूदी हमले शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की चौकियों के साथ ही पाकिस्तान फौज के हथियारों और टैंकों पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान ने बाकायदा ऐसे कई वीडियोस जारी किए हैं जिसमें पाकिस्तानी फौज को सरेंडर करते हुए देखा जा सकता है। रहम की भीख मांगते देखा जा सकता है। पाकिस्तानी फौजी अफगानी लड़ाकों से कह रहे हैं कि छोड़ दो, माफ कर दो, गलती हो गई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह युद्ध और भड़कने वाला है?
डूरंड लाइन पर लगी जंग की आग कहां तक फैलेगी, कहां तक पहुंचेगी। वैसे इस्लामाबाद के बर्बाद हुक्मरानों को एक बार फिर से 1971 रिपीट होने की मुनादी भी सुनाई देने लगी। पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं कि अब इस वक्त पाकिस्तान में 1971 जैसे हालात कैसे बन रहे हैं। सुनिए एक बार, इत्तेफाक देखिए। आतंक के जिस भस्मासुर को पाकिस्तान वजूद में आने के बाद से ही पालता रहा, वही दहशतगर्दी अब जिन्ना के मुल्क का वजूद मिटाने वाली है। डूरंड लाइन पर घिरे घमासान को, और वहां पर जो घमासान छिड़ी हुई है, सिर्फ मामूली झड़प के तौर पर मत देखिए, बल्कि यूं समझिए कि पाकिस्तान पर तालिबान के कब्जे की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि इस बार अटक तक पहुंचेंगे। इस्लामाबाद पर कब्जे के लिए तालिबान ने अटक को ही क्यों चुना है, यह भी जानिए। असल में अटक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का सरहदी शहर है। इस्लामाबाद से पेशावर जाते वक्त पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का आखिरी शहर अटक ही पड़ता है। इसके ठीक बाद खैबर पख्तूनख्वा की सरहद शुरू हो जाती है। अटक से इस्लामाबाद का फासला सिर्फ 90 किलोमीटर के आसपास का है। ऐसे में तालिबान अगर अटक तक पहुंच जाता है तो इस्लामाबाद की बर्बादी तय मान। खास बात यह है कि जिस तरह तालिबानी पाकिस्तान में घुस चुके हैं, उससे इस्लामाबाद पर तालिबान का कब्जा होने से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया जा सकता है। वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा तालिबान का गढ़ है। पाकिस्तान के ज्यादातर आतंकी संगठनों का बेस खैबर पख्तूनख्वा में ही है। 7.5 दशक में पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ आतंकी फसल उगाई है, लगाई है। इलाके में पश्तूनों की बड़ी आबादी है, इस इलाके में, जो खुद को पाकिस्तानी मानते भी नहीं। कबायली इलाकों में पाकिस्तान को लेकर किस कदर नफरत है, वो भी सुनिए। पाकिस्तान के डरपोक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को कोस रहे ये जनाब खैबर पख्तूनख्वा के नेता हैं, जिनकी बातों से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के उत्तर वाले इलाके में इस्लामाबाद को लेकर किस कदर गुस्सा है। असल में मुनीर के कायर इस इलाके में अक्सर आसमान से बम दागते रहते हैं। पिछले महीने भी पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में 30 बेगुनाहों का कत्ल कर दिया था, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल थे। तभी से खैबर पख्तूनख्वा में जिन्ना के मुल्क के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। यही गुस्सा इस्लामाबाद पर कब्जे के लिए तालिबान की राह आसान बना सकता है। इसके साथ ही तालिबान के अटक कूच के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों के हलकान होने की एक और बड़ी वजह है। क्या है वो वजह? खैबर पख्तूनख्वा को इमरान खान का गढ़ कहा जाता है। पिछले 2 दशकों से इस इलाके में इमरान खान की पार्टी का ही कब्जा है और इमरान खान को शरीफ जरदारी खानदान ने 2 साल से जेल में ठूस कर रखा हुआ। इमरान खान भले ही जेल में हो, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई समर्थकों की बड़ी तादाद है, जो 2 साल से इस्लामाबाद से बदले की आग में जल रही है। यही वजह है कि इस इलाके में तालिबान के लिए पाकिस्तान पर बारूद बरसाने में कोई मुश्किल नहीं हो रही है। वैसे भी पाकिस्तानी डरपोक फौज पहले ही अपने इलाके छोड़कर भाग चुकी है, लेकिन डींगे हाँकने में पाकिस्तानी कम नहीं है। सुनिए, पाकिस्तानी भी अजीब किस्म के नमूने हैं। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान पर जबरदस्त बारूद बरस रहा है। आतंकी मुल्क के वर्दी वाले दहशतगर्द अफगानियों के खौफ से भाग रहे हैं, मर रहे हैं। तालिबान इस्लामाबाद पर कब्जा करने के लिए कूच कर चुका है, लेकिन पाकिस्तानी बड़ी बड़ी बातें करने में पीछे नहीं है। वैसे भी आतंकी मुल्क के हुक्मरानों से लेकर आवाम को डींगे हाँकने का हुनर है। यह सब जिन्ना से विरासत में लोगों को मिला है। सच्चाई तस्वीरें बयां कर रही हैं। ऐसी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। यह तस्वीरें डूरंड लाइन की बताई जा रही है और तालिबान ने भीषण गोलीबारी के बाद पाकिस्तानी फौज की पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। यह उसकी तस्दीक करती हुई तस्वीरें बताई जा रही हैं। जबरदस्त गोलीबारी में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए हैं, इसका दावा भी है। तो कुछ ने तो पोस्ट छोड़ दिया, भाग गया उल्टे पैर अपनी जान बचाने के लिए। ऐसे हैं पाकिस्तान के फौज के जवान, जिसमें से कई को तालिबान ने पकड़ भी लिया है। इस बात के डर से भी भागे हैं ये पाकिस्तानी फौज के जवान। और जिनकी हालत, अब पकड़ लिया है जिनको, उनकी हालत क्या बन गई है तस्वीरों में आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जमीन पर लेटे हुए मुनीर के कायर तालिबान से रहम की भीख मांग रहे हैं। ऐसे जवानों को तालिबान से लड़ने के लिए लगा दिया है पाकिस्तान ने। ऐसे जवान हैं, ये जवान हैं, ये आतंकी हैं,
या फिर पाकिस्तान के पास ऐसी ही पूरी फौज है सेना में जवानों की? अब सोचिए कि भीख मांग रहे हैं, जबकि सैनिक जो होते हैं, लड़ाके जो होते हैं, वो जान दे देते हैं या जान ले लेते हैं अपनी मिट्टी के लिए, अपनी मां के लिए, अपने देश के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान है, जिन्ना का पाकिस्तान। डुरन लाइन ही नहीं, पाकिस्तान में घुसकर तालिबान पाकिस्तान की कई फौजी चौकियों पर कब्जा कर चुका है। जाहिर है तालिबानियों के लिए अब इस्लामाबाद दूर नहीं है, इसलिए इस्लामाबाद के नकारा हुक्मरानों से लेकर रावलपिंडी के फर्जी जनरलों तक का हलक सूखा हुआ है। पड़ोस के आतंकी मुल्क में खौफनाक खामोशी है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि वो दिन दूर नहीं है जब जिन्ना के मुल्क का इतिहास और भूगोल बदल सकता है। क्लियर कट में अब वो खबर जिसने भारत की तरक्की के खिलाफ डेड इकोनॉमी वाली साजिश की आग पर पानी डाल दिया। तो अब आपको बताते हैं, उन साहब से मिलवाते हैं जिन्होंने कोशिश बहुत की हिंदुस्तान के खिलाफ और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कमजोर करने की। तो पहले इनसे मिलिए, इनका नाम है पियरे ओलिवियर। ये IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने ऐसी बात कह दी है उन शख्स के खिलाफ जिन्होंने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को यानी कि अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की, जिससे ऐसा लग रहा है कि आग पर पानी पड़ गया है। तस्वीर कल की है ये, जब IMF और वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को लेकर अपना आकलन सामने रखा, जो हर साल रखा जाता है, और वॉशिंगटन DC में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए बुलाई गई। तो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका की राजधानी में बैठकर IMF और वर्ल्ड बैंक ने नुमाइंदों ने, जो इनके नुमाइंदे हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के, इनके नुमाइंदों ने ऐलान किया कि भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी लड़खड़ाना तो दूर समझिए, उसकी बात छोड़ दीजिए, बल्कि फुल स्पीड में आगे बढ़ रही है। और इसी वजह से लगे हाथ IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने साल 2025-26 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 6.6% कर दिया है, जो कि पहले 6.4% था। IMF ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा है कि भारत के विकास की रफ्तार में यह इजाफा पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन के कारण किया गया है। आपको हमने बताया था कि इस साल की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून के बीच भारत सबसे तेज गति से बढ़ा। टैरिफ के कारण कुछ दरवाजे जरूर बंद हुए, लेकिन घरेलू मार्केट में जबरदस्त कंजम्पशन की वजह से GDP विकास दर 7.8% दर्ज की गई, जिसे देखते हुए IMF को भी अपना आकलन बदलना पड़ गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जिस अमेरिका से अच्छी खबर आई है, आपको याद होगा कि इसी देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कुछ अनाप शनाप लिखा था। रूसी तेल खरीदने के भारत के फैसले से तमतमाकर भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक कह दिया था। लेकिन इसी अमेरिका में बैठकर दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर मुहर लगा रही। जब खिसियाए ट्रंप ने डेड इकोनॉमी वाला तीर छोड़ा था, तो उसे अपने यहां के विपक्षी नेताओं ने भी लपक लिया था। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो उसी तीर से मोदी सरकार पर वार करने की कोशिश की थी। जोर देकर कहा था कि भारत की इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है। वो तो ऐसे बोले थे जैसे कि ये नहीं उनको पता हो, वो नादान हो कि भारत में हो क्या रहा है, भारत की इकोनॉमी जा कहां रही है, अर्थव्यवस्था जा कहां रही है। लेकिन दिवाली से पहले वही डेड इकोनॉमी वाला जो तीर है वो फुस पटाखा साबित हो चुका है। इसलिए IMF के नए प्रोजेक्शन को तीर बनाकर उल्टा विपक्ष पर दागने से बीजेपी चूक नहीं रही है। गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। भारत का ग्रोथ रेट 6.6% हो जाएगा, अगेन 6.4% एस्टिमेटेड अर्लियर। ये दर्शाता है कि भारत ने जिस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, देश में जो आज माहौल
आत्मविश्वास से भरा है। भारत की अर्थव्यवस्था को कम आंकने वाले, मृत मानने वाले राहुल गांधी जैसे नुसिखिया, नालायक, भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले राहुल गांधी के ऊपर 6.6 की IMF की रिपोर्ट एक करारा तमाचा है। IMF ने एक और बड़ी बात कही है। IMF ने माना है कि ग्लोबल स्लोडाउन में इंडिया आउट परफॉर्मर है। IMF कह रहा है कि दुनिया की वृद्धि 3% के आसपास रहेगी, जो काफी धीमी रफ्तार है, लेकिन भारत इसी दौरान 6% से ऊपर की रफ्तार से बढ़ेगा। यानी कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यही मैसेज निवेशकों, रेटिंग एजेंसियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों सबके लिए भरोसे का संकेत है। और मार्केट भरोसे पर चलता है, यह आपको पता होगा अगर मार्केट को थोड़ा आप समझते हैं तो। वैसे IMF इकलौती ऐसी एजेंसी नहीं है जिसने भारतीय इकोनॉमी का लोहा माना है। बीते महीने अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी इस साल के लिए अपने पूर्वानुमानों को जून के 6.5% से बदलकर 6.9% कर दिया था। फिच ने रिपोर्ट में कहा था कि भारत जियोपॉलिटिक्स वाली तमाम अनिश्चितताओं के बीच भी मजबूत प्रदर्शन कर रहा है और अगले 3 सालों में देश 6% से ऊपर की विकास दर बनाए रखने में सक्षम है। इसी के साथ S&P ने भी कहा कि मजबूत घरेलू मांग, GST सुधार और आयकर में बदलाव के कारण भारत की GDP ग्रोथ इस साल 6.5% पर स्थिर रहने की उम्मीद है। और तरक्की की यह तस्वीर यूं ही नहीं गढ़ी गई है। वैश्विक मंदी के बीच भारत एक चमकता सितारा बना हुआ है। एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, आकाश में नए नए सैटेलाइट भेजे जाने का मिशन चल रहा है। आज भारत के करोड़ों युवा हाथों में स्मार्टफोन थामे हुए अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं। यही है भारत की वो सच्चाई जिसने आंकड़ों की ये अच्छी तस्वीर बनाई। साल 2025-26 के लिए 6.6% के इस नए प्रोजेक्शन को सिर्फ आंकड़े के तौर पर ही मत देखिए, बल्कि ये विजयी घोषणा भी है। यह आंकड़ा करोड़ों भारतीयों के जीवन का आईना भी है। 6.6% विकास का मतलब है नई नौकरियां, सस्ते सामान, मजबूत रुपया और वैश्विक निवेशकों का भरोसा जीतना। आज जब एक भारतीय किसान GST में छूट से अपने बीज सस्ते खरीद पाता है, जब एक युवा इंजीनियर IT हब में नौकरी पाता है और जब एक छोटा उद्योगपति विदेशी निवेश से अपनी फैक्ट्री बढ़ाता है, तभी यह आंकड़ा सामने आता है। और हमारी तरक्की का यह आंकड़ा केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का भी प्रतीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में 40% उपभोग वृद्धि हुई है, जहां किसानों की आय बढ़ रही है और महिलाओं की श्रम भागीदारी 37% तक पहुंच गई है। यह संकेत है कि विकास अब शहरों तक सीमित नहीं है। ग्लोबल लेवल पर भारत का योगदान वैश्विक विकास का 20% हो सकता है, जो चीन की मंदी और अमेरिका की अनिश्चितताओं के बीच एक स्थिरता का प्रतीक है। और यही वजह है कि ग्लोबल कंपनियां इस वक्त सबसे ज्यादा दांव भारत पर लगा रही हैं। अमेरिकी टेक दिग्गज गूगल ने भारत में अपनी सबसे बड़ी निवेश की घोषणा की है। गूगल कंपनी अगले 5 सालों में भारत में $15 अरब यानी कि करीब 1,26,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यही निवेश आंध्र प्रदेश में एक विशाल डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने के लिए होगा और यह गूगल का अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा AI हब बनेगा, जो भारत को वैश्विक टेक मैप पर और मजबूत कर देगा। गूगल विशाखापट्टनम में 1 गीगावाट कैपेसिटी वाला डेटा सेंटर कैंपस बनाएगी। इसमें AI इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े पैमाने पर एनर्जी सोर्स और एक्सपेंड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क शामिल होगा। यह कैंपस AI सर्विसेज की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। गूगल का यह कदम बड़े टेक कंपनियों के बीच बढ़ती होड़ का हिस्सा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियां AI और क्लाउड सेवाओं के लिए नए डेटा सेंटर्स पर भी भारी खर्च कर रही है। भारत में स्मार्टफोन यूजर्स और डिजिटल इस्तेमाल की तेजी से ऐसी ग्रोथ और सुविधाओं को देखकर ही तमाम एजेंसियां भारत के तेजी से आगे बढ़ने का अनुमान लगा रही है। तो आप भी खुश रहिए और क्लियर कट देखते रहिए, क्योंकि हम यहां पर आपको वो जानकारी देते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलती है। आज लेकिन क्लियर कट में इतना ही छोटा